आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिवेंशन पर। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट श्री सूरज कुमार मौर्य, जो है ट्रेनिंग ऑफिसर इन NIOS। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार सर। हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आजकल हर कोई जानता है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। हम भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी जो डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसमें हम क्या चेंजेस देखते हैं। लाइक जब आप एक स्टूडेंट रहे होंगे, आप स्कूल पढ़ते होंगे, तब आपने कैसा एनवायरनमेंट देखा होगा। आज आप कैसा एनवायरनमेंट देख रहे हैं? हमारी सिटी में ही ये प्रॉब्लम है या इंडिया के बाकी शहरों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? तो सर, आज जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने इतने ग्लोबलाइज्ड इशू को और इतने व्यापक विषय है, इसको आपने इतनी सरलता से बताया, और इतने कि हमारे श्रोतागण जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए कितना ये ग्राउंड लेवल तक आपने इस थॉट्स को लेकर गए, वो तो मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ये बताऊंगा कि अभी मेरी एक घनिष्ठ मित्र हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो दिल्ली शहर में जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम उनको आज के समय में खांसी, जुखाम, नजला, मैं खुद इस चीज से सफर कर रही हूँ। ये एक बेसिक ऐसा इशू है कि आजकल सभी लोग इन सब छोटे मोटे इश्यूज से जो है ग्रसित हैं। बिल्कुल। और शायद जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज हैं वही इन सब चीज़ों के लिए जो है जिम्मेदार हैं, जो हम इतनी तेजी से और इतनी फास्ट लाइफ में आ गए हैं। शायद कहीं ना कहीं ये उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और इसके भी अलावा अभी तो ठंडा एनवायरनमेंट हमारा आज का तो बहुत ही अच्छा, बाहर का जो वातावरण है देखिए कितना अच्छा है और इतना प्लीजेंट वेदर है दिल्ली का इस टाइम। लेकिन अभी जैसे जैसे थोड़ी सी अगर आप ये जून और जुलाई की तरफ जाओगे तो आप न्यूज़ देखेंगे कि भाई जो है हमारे एनवायरनमेंट का जो वायु है वो कितनी प्रदूषित हो गई है। बिल्कुल। और हम बाहर सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो ये अब ये ऐसा हो गया है दिल्ली जैसे शहर के अंदर, या फिर नोएडा, गाजियाबाद, इन शहरों के अंदर ऐसा हो गया है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। आप कमरे में रहते हो, आपको लगता है शायद घर का वातावरण हमारा जो है वो सही है, या फिर आप बाहर जाते हैं तो बाहर आपको प्रदूषित नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। और जिस तरीके से हम शायद विकास, जिसको हम एक विकास कहते हैं और जिसको हम एक डेवलपमेंट कहते हैं, क्या ये एक विकास है या हम एक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? हमें ये भी समझना होगा कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में और हम अपने दिनचर्या में किस प्रकार की एक्टिविटीज को सम्मिलित करें कि हम अपने वातावरण को साफ सुथरा और एक स्वस्थ वातावरण हम इसको बना सकें। जी, आपने घरों की बात की, तो आजकल घरों में लोग एयर प्यूरिफायर्स यूज कर रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है। बिल्कुल। घर के अंदर बाहर भी हमारा नेचर एक अपने आप में एयर प्यूरिफायर है। अगर आप हमारे पेड़ पौधों को देखें तो नेचर ने हमें अपने आप में एक प्यूरिफायर दिया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, हम उस प्यूरिफायर को खत्म कर अपने घरों में प्यूरिफायर लगा रहे हैं। तो अगर आप जो रिसेंट स्टडी देखेंगे कि किस प्रकार से वेजिटेशन खत्म हो रहा है, जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको खत्म कर जो हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। शायद हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या ये हमारे लिए, क्या ये डेवलपमेंट है, या फिर हम किस प्रकार से हम नेचर के करीब जाएं, हम प्रकृति के करीब जाएं और हम अपने आप को एक स्वस्थ एक जीवन दे सकें। शायद ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लाभदायक है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कंस्ट्रक्शन होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, हम इसे डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पे ये हो रहा है, ये किस कॉस्ट पर ये हम नहीं देख पा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले कई सालों से दिवाली पे कहते हैं क्रैकर्स मत जलाओ, बैन तक कर दिए गए हैं क्योंकि प्रदूषण होता है। और अब तो देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन भी बैन हो जाती है कुछ टाइम के लिए, इतना प्रदूषण है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है और लेकिन इसके साथ साथ ये जो बैन लगाए जा रहे हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हमने कभी पहले होते हुए नहीं देखा है। प्लस आज हम ये भी बात करते हैं कि प्लास्टिक यूज मत करो, प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है। इतना ज्यादा प्लास्टिक है, जैसे आपने बोला कि नेचर जो एक नेचुरल वेजिटेशन है खत्म होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि समुद्र के अंदर कितने जीव मर रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं स्पीशीज। ऊपर वायु में भी कितने सारे बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। गायें प्लास्टिक खा लेती हैं। प्लस हम इंसान जो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं उसके कितने केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, नए नए तरह के कैंसर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन किस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है, आप ये हमें बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट क्या है और कैसे उसने इन चीजों पे इम्पैक्ट डाला है। बिल्कुल।
ग्लोबल वार्मिंग अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्या हमारी जो ये रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं कैसे ये एक ग्लोबल वार्मिंग पर इम्पैक्ट डालती हैं। ये एक गंभीर विषय है और इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ग्लोबल वार्मिंग लोग ये सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो हम ये गतिविधियां कर रहे हैं रोजमर्रा की वजह से हमारा एनवायरनमेंट शायद इस वजह से गर्म हो रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है। पर मैं एक आपको इस चीज के ऊपर सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दूं कि ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल प्रक्रिया है। ग्लोब का गर्म होना ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग गंभीर अब क्यों होता जा रहा है? इसका रीजन ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम अपने घर में एसी का इस्तेमाल करते हैं, हम परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं, हम जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, इनसे किस प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, हम जो गाड़ी चलाते हैं पेट्रोल की डीजल की, उससे किस प्रकार के प्रोडक्ट निकलते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार से वो एक ग्लोबल वार्मिंग का काम करते हैं। तो हमें इस विषय की तरफ हमें ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से जो ये जब हम चीजें इस्तेमाल करते हैं कैसे ये हमारे वातावरण को गर्म कर रहे हैं। लेकिन सर आज के परिवेश में बिना एसी, बिना फ्रिज या बिना ये सब अप्लायंसेस यूज किए बिना हमारी जीवन भी नहीं चल सकता। तो मैं आपको उसी के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि हम एसी के बगैर नहीं रह सकते। इतनी गर्मी है बाहर, इतनी गर्मी है बाहर कि आप नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप दिल्ली में जब आप रहते हो, आप नोटिस करिएगा कि वहां पर 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली के जो पेरिफेरीज के जो राज्य हैं, इलाके हैं, उनसे जैसे ही आप बाहर निकलते हो, आप कभी गाड़ी से आगरा की तरफ जाना या आप जब नैनीताल की तरफ जा रहे होंगे, आप रास्तों से गुजरेंगे तो जैसे ही आप दिल्ली के जोन से बाहर जाएंगे आपको 1-2 डिग्री टेम्परेचर में कमी नजर आएगी। अगर हम सभी लोग मिलकर सामूहिक तौर पर ये कोशिश करें कि हम कूलर का इस्तेमाल करें जी अपने घर के अंदर, एसी को हम बंद कर दें। अगर एसी चलाना भी है तो आप 21-19 पर ना चलाएं, एक कांस्टेंट 26 पर चलाएं या 27 पर चलाएं। तो कहीं ना कहीं इससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है, हमारी पॉकेट भी बचती है, अपार्ट फ्रॉम डैट हमारा नेचर भी इससे बचता है। तो पहली चीज की अगर आपको जरूरत है तो आप उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो आप कूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली के बाहर जाएंगे, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, कभी आप मेरे साथ मेरे गांव चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां लोग बिना कूलर, बिना एसी और बिना बिजली के भी रहते हैं। वो पेड़ की जो हवा चलती है, वो एक जो नेचुरल हवा चलती है, वही एयर प्यूरिफायर है। बिल्कुल। पहले आप एसी लेकर आओगे, फिर आप एयर प्यूरिफायर लेकर आओगे, फिर आप पूरा का पूरा अपने घर को एक कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधे लगाएंगे घर के अंदर और कोशिश करेंगे कि मेरा घर प्यूरिफाई हो जाए। लेकिन वास्तविकता तौर पर हमें नेचर ने प्यूरिफायर दिया हुआ है ऑलरेडी। नेचर जब हमें, आप नोटिस नहीं करेंगे, आप अपने घर पे गीजर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपने कभी हैंडपंप का पानी ठंड में चलाया है? वो खुद ही गर्म निकलता है। कभी आप कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग में जब वो पानी, नेचर ने ठंड तो हमें दी है, उसके साथ ही साथ उसने गर्म पानी का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। आप हैंडपंप से पानी निकालेंगी तो गर्म ही पानी आपके पास आएगा, लेकिन और गर्मियों में ठंडा आता है और गर्मियों में ठंडा आता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको कि हम लोग को, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम गीजर चलाते हैं। गीजर आपको नहीं पता कि कितना आपका बिजली का कंजप्शन करता है और कितना हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी वो कहीं ना कहीं बिजली का जब यूज होगा तो बिजली का प्रोडक्शन कैसे होता है, कोल से ही होगा या वो क्या कहते हैं कि समुद्र से होगा, और समुद्र पे जब आपका मिल चलेगी तो कैसे वो मछलियों के लिए नुकसानदायक होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, कोल जलेगा तो कैसे वो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये सब इश्यूज अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लें अपने घर को, हम लोग, मुझे लगता है कि ये हम लोगों का ही प्रयास है कि शायद हम अपने वातावरण को सही कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है इसे बिगाड़ने के लिए, तो अब इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी इंसान पर ही आ जाती है। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कि ग्लोबल वार्मिंग अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल का वार्म होना, जो ये हम छोटी छोटी गतिविधि करते हैं, जो हम ये सब चीजें अपने घर में जो इस्तेमाल करते हैं, अभी आपको पता होगा कि अभी आपकी जो स्किन है, सन की जो रेज, अगर एक स्किन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ओजोन लेयर है, अगर ये ओजोन लेयर हट जाए तो हमारा जो पूरा ह्यूमन बीइंग है और जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे जो वो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहा है और वो छेद बढ़ता जा रहा है
और धीरे धीरे अगर आप देखते होंगे, अब आप जाते हैं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हो। पहले क्या, जब छोटी थी तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती थी? नहीं करते थे। लेकिन अब आप उसमें जो है वो भी देखते हो कि ये क्या देखते हैं आप लोग, पीएफ फैक्टर भी एसपीएफ फैक्टर भी देखते हो आप लोग, कि ये जब ऊपर से आएगा तो हमारी, अब सोचिए कि कितना उस लेयर में सच में छेद हो रहा है। जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेयर धीरे धीरे जो उसमें छेद है वो बढ़ता भी जा रहा है। और इसके लिए ही ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें रेस्पॉन्सिबल है जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में है। और ग्लोबल वार्मिंग यही एक कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे जो ये एटमॉस्फेयर में, जो विश्व में जो हमारी पृथ्वी है, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है, हम उसके अंदर जो है अब अपने एनवायरनमेंट को तेजी से गर्म कर रहे हैं। जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है, अगर आप इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC 5th असेसमेंट रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, उसमें यह बताया जा रहा है कि धीरे धीरे जो है 20th सेंचुरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, ये बढ़ता जा रहा है। जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारे ग्लोबल सरफेस का, वो 0.3 से 17 डिग्री सेल्सियस अब बढ़ चुका है। अब अगर आप इसे ग्लोबल, अब मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, क्योंकि अब इतने हमारे श्रोतागण शायद एक कम्युनिटी से और एक साधारण और नॉर्मल हमारे श्रोतागण हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, आपके पास गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करते हो? पार्किंग में। बाहर? अंदर पार्किंग में। लेकिन जब आप इसे बाहर खड़ी करते हो, धूप में खड़ी रहती है, जब आप उसे खोलते हो बहुत अंदर से गर्म होती है। सोचिए, बाहर का एनवायरनमेंट तो गर्म है, लेकिन जैसे ही आप अपनी गाड़ी को खोलते हो तो अंदर कितनी गर्मी हो जाती है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में पहले जो कार्बन था उसकी मात्रा बहुत कम थी। जब कम थी और जो सन की जो रेज आती थी, सन की रेज आती थी और वो आसानी से जो है एनवायरनमेंट में चली जाती थी। ठीक है, आसानी से आई, जब हमारे अर्थ सरफेस से वो टकरा कर वो वापस चली जाती थी। लेकिन क्या है कि अब क्या हो रहा है कि जब कार्बन की एक लेयर जम जाएगी, जब आप जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगी, जब आप जो है फैक्ट्रीज, यहां पर हमारे आसपास, दिल्ली के अगर आप आसपास देखेंगे तो फैक्ट्रीज इतनी बन गई हैं, आप कभी नोटिस करिएगा, पहले तो दिल्ली में थी, लेकिन अब दिल्ली की शायद पॉलिसीज काफी लंबे समय से कि यहां पर फैक्ट्रीज हट रही हैं। लेकिन अगर आप पेरिफेरी में जाएंगी तो आपको फैक्ट्रीज नजर आएंगी। यहां पर नोएडा, गाजियाबाद में भी अगर आप थोड़ा आउटर में जाएंगी, यहां पर फैक्ट्रीज हैं छोटी छोटी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को, वो कार्बन की जो मात्रा है, जो मैं मीथेन की बात कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की जो मात्रा है वो हमारे ग्लोब के और हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ वो जम जाती है। जब वो जम जाती है, इसीलिए जब आप अपने घर से, अभी तो वातावरण बाहर साफ है, लेकिन अभी थोड़े समय के बाद जब आप देखेंगे, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको काले रंग की एक धुंधली सी एक परत नजर आती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाता, वो वहीं का वहीं जम जाता है। हवा चलेगी तो वो चला जाएगा, लेकिन जब हवा नहीं चलेगी वो वहीं का वहीं कार्बन चिपक जाएगा, और जो सन की जो रेज आएंगी और हमारी अर्थ से टकराएंगी और टकराकर वो वहीं की वहीं रह जाएंगी। वो जितनी ज्यादा रहेंगी, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो उतना ज्यादा गर्म होने लग जाएगा। यही ग्लोबल वार्मिंग है। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम गाड़ी से निकल रहे हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कैसे अकेले ना आए। बिल्कुल। हमारे ऑफिस के अगर लोग हैं आसपास के, हम उनको गाड़ी में बिठाएं और पूल करने, कार पूलिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, हम उसको फुलफिल करें। जब हम जा रहे हैं तो आसपास के लोगों को छोड़ते हुए जाएं, अपने ऑफिस के या बाहर भी अगर हमें कोई लोग मिल जाते हैं, अगर वो लोग, अब हम लोग अगर इतने समझदार हो जाएंगे, कार पूलिंग करेंगे, सभी को बिठाकर लेकर जाएं और लेकर आए, शायद मुझे लगता है आपका पेट्रोल का खर्चा भी बच जाएगा। बिल्कुल। और एक प्रकार की आपकी अर्निंग भी होगी, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि आपका एनवायरनमेंट भी साफ होगा। उन 4 लोगों को गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आज दिल्ली शहर में हर एक फैमिली के अंदर 4 गाड़ियां हैं, और चारों लेकर जाते हैं, और चारों लोग 4 गाड़ियां लेकर जा रही हैं एक ही दिशा में। मेरे पड़ोस में है, उनके सारे लोग नोएडा में ही काम करते हैं, वो चारों लोग नोएडा में ही आते हैं, लेकिन अब 4 गाड़ियों में आएंगे। लेकिन हम थोड़े से भी अगर वो अपने आप को अवेयर कर लें कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो हम मछलियां, हमारे लोग जो खाते हैं, जो हम
जो हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, जो हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये सब, इन सब चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इन सब इम्पैक्ट को भी समझने की जरूरत है कि किस प्रकार की हम इन रोजमर्रा के जीवन में हम किस प्रकार की, मैं अभी आपसे डिटेल में बाद में चर्चा करूंगा लास्ट में, कि हम किस प्रकार के 30-40 एक्टिविटीज हैं जो कि हम कर सकते हैं सामान्य अपने जीवन में, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं जी। अगर हम उसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लें तो हम लोग आसानी से इस इन्वायरमेंट को सेव कर लें। हम लोग ये सोचते हैं कि वो करेंगे सामने वाले, हमारे एक अकेले व्यक्ति के करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, यही सोचता है मेरे करने से क्या हो जाएगा, मेरे करने से क्या हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप करने लग जाओगे, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आपका एनवायरनमेंट और आपका आसपास का वातावरण अपने आप सही हो जाएगा, उसी का ही इम्पैक्ट पड़ता है। आज जो शहरी सोच है और जो शहरी मानसिकता है, हमें शायद उसे, जो हमारा जो प्राचीन ग्रामीण जो समाज है, हमें उस तरफ जाने की जरूरत है। बिल्कुल। जो जिस तरफ हमारे गांव के लोग रहते हैं, जो किसान रहता है, आप किसान देखिए, आप उसको कोई बहुत कम बीमारियां होती हैं, किसान बिल्कुल स्वस्थ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है राइट, वो ग्रीनरी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपका एनवायरमेंट अपने आप अच्छा होगा। बिल्कुल। तो एक प्रकार से मैंने आपको एक ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस प्रकार जो है कि ग्रीन गैस इमिशंस है और जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है हमारा जी। तो जी सर, आपने इतने सारा डिटेल में सब चीजें बताई और आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया है। जैसे कि आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स जानते हैं, जो प्लांट्स और नर्सरीज होती है, वहां पर हम ग्लास के घर बनाते हैं और अंदर प्लांट्स रख देते हैं, क्योंकि ग्लास से जब रेज अंदर आती हैं तो वो ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं जा पाती और अंदर का एनवायरनमेंट हीटेड हो जाता है, जिससे कि प्लांट्स को वो नेसेसरी हीट मिलती है। और यही चीज हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, दिस इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हो रहा है हार्मफुल गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये गैसेस एमिट होती हैं व्हीकल से, व्हीक्यूलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ये सब चीजें। और जैसा कि आपने बताया कि इसका फिर जो प्रभाव है हमारी रोजमर्रा के जीवन में, हमारी लाइफस्टाइल पे भी पड़ता है। आई थिंक लाइफस्टाइल भी इतना बिगड़ा हुआ है कि हमारा खान पान भी अब वैसा नहीं रहा। आपने गांव की बात करी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वस्थ होते हैं क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, फिजिकल लेबर काफी होता है, एनवायरनमेंट भी ऐसा पोल्यूटेड नहीं है, मतलब खान पान भी काफी अच्छा है। और यहाँ पर लोग जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो हर चीज ऐड कर रही है इस चीज को। बिल्कुल 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 जी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ग्लोबलाइज्ड यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है 1994 में पेरिस के अंदर एक जो है कन्वेंशन हुआ, उसके अंदर कि अब हम लोग जिस इतनी तेजी से जो ग्लोबल वार्मिंग और इतनी तेजी से जो हमारा ग्लोब जो है वो तेजी से गर्म हो रहा है, उसको कम करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम आने वाले समय में उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2016 है कि हम अपने इन्वायरमेंट को 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करने की जो ग्लोबल जो जिस तेज गति से जो गर्म हो रही है उसको हम 2 डिग्री सेल्सियस से हम कम करने की कोशिश करेंगे। और सर ये किस तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस उन्होंने कम करने का सोचा? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसके ऊपर भी अभी लेकर जाऊंगा जी। लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, हमें तो अभी मैंने आपको एक लोकल इम्पैक्ट बताया कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग होती है तो कैसे हम लोगों को सांस की समस्याएं आती हैं, कैसे गले की समस्याएं आती हैं, बुखार भी हो जाता है लोगों को, और एक प्रकार से हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर ही नहीं पाते, लेथार्जिक हो जाता है पूरा का पूरा। लेकिन जब मैं आपको इसको ग्लोबल टर्म में लेकर जाऊंगा, अभी आप शायद आप अवेयर होंगे, आप न्यूज़पेपर्स में भी आता है अभी इस दौरान पे जब बारिश हो रही होती है, एल नीनो का एक कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल हमारे ग्लोबल में भी एक साइकिल रन कर रही है, एक साइकिल एल नीनो, ला नीनो, इस प्रकार के साइकिल जब ये लर्न करते हैं, इसी से ही मानसून हमारे इंडिया का इम्पैक्ट करता है। अगर ये एक नेचुरली अगर जो चल रहा था साइकिल, जब वो साइकिल नेचुरली चलता रहेगा, हमारे देश में अच्छी बारिश होगी, अच्छा फसल होगी, अच्छा जो है हम लोगों को खाना खाने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जो ये एल नीनो की जो साइकिल है, ये एल नीनो की जो साइकिल है, ये साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न जो कोस्ट है उनका और जो इंडिया है, इस एक सर्कुलेशन रन करता है। सर्कुलेशन से क्या होता है कि समुंदर से जो लहरें हैं वो हमारे इंडिया का जो हमारा प्लेन है उसके ऊपर एक सर्कुलेशन रन करता है, और उस सर्कुलेशन से क्या होता है, मानसून आता है।
लेकिन जब ये सर्कुलेशन, जब ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा, ग्लोबल टेम्परेचर में मतलब सर्कुलेशन तब होता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो गर्म स्थान पर जाती हैं, ठीक है। जब ठंडी हवाएं गर्म स्थान पर जाएंगी तो एक नेचर का सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। ठंडी हवाएं जो हैं अपने साथ ठंडा पानी लेकर आएंगी गर्म जगहों की तरफ और आकर वहां वर्षा करती हैं। ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी जो हमारा भारत का जो पश्चिमी जो कोस्ट है उस तरफ से लहरें जो होती हैं वो अपने साथ ठंडी हवाएं जो हैं अपने साथ पानी लेकर आती हैं, हिमालय के तट के साथ वो टकराती हैं और फिर वर्षा होती है। लेकिन सोचिए जब टेम्परेचर ही राइज हो जाएगा हर तरफ का तो क्या होगा, वो साइकिल रुक जाएगी, बिल्कुल, या साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो बारिश ही नहीं होगी, या बारिश बहुत ज्यादा हो जाएगी या बारिश बहुत कम होंगी, साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रकार से हम जितना नेचुरली उस साइकिल को बनाकर रखेंगे इसका इम्पैक्ट साउथ अमेरिका में भी पड़ रहा है जी, है ना। वहां पर जो है अभी जब क्रिसमस ईव का जो आयोजन होता है वहां पर बहुत ज्यादा, ये तो अमेरिका में इसको बहुत अच्छे फेस्टिवल के तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो उस टाइम पर मछलियों का प्रोडक्शन भी वहां पर इसी वजह से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो गर्म और ठंडी जो समुद्र का जो पानी है जहां पर मिलता है आपस में, मछलियां वहीं बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, उसी जगह पे मछलियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब ये साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो मछलियां भी कम हो जाएंगी, समुद्र में मछलियां ही नहीं होंगी। और अगर मछलियां होंगी भी तो वो कैसी होंगी मछलियां, और जो केकड़े होंगे वो कैसे होंगे, वो एसिड को लेंगे। क्योंकि हम समुद्रों में जिस प्रकार से कारखानों से जो हम लोगों का जो पोल्यूशन और जो वेस्ट जा रहा है, जब पानी कम होगा, पानी अगर ज्यादा है वेस्ट जाएगा तो उसके साथ घुल जाएगा। लेकिन पानी ही कम होगा तो उसमें वेस्ट ही वेस्ट होगा, और वेस्ट ही वेस्ट होगा, मछलियां उसको खाएंगी। जो एक्वेटिक सिस्टम है वो इसको लेंगे, और जब वो इसको लेंगे वही चीज हम लोग भी खाएंगे। और जब हम लोग उन चीजों को खाएंगे तो इनडायरेक्टली जो हम मछलियों को विटामिन ई का जो सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं, धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो जाएंगी। पहली बात है मछलियां ही खत्म हो रही हैं। बिल्कुल, अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो मछलियां और एक्वेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा तेजी से इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ग्लोबल सिस्टम है और जो ग्लोबल सर्कुलेशंस हैं, एल नीनो, ला नीनो और भी सर्कुलेशंस हैं जो कि डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग पहले कैसे होती थी, वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, है ना, और जो सन रेज आती थी, नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी गतिविधियों की वजह से इनको बढ़ाता जा रहा है। जी सर, इस नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लर्नर्स एंड लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिवेंशन पर। आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। वेलकम बैक लर्नर्स एंड लिसनर्स, आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यहाँ पर हमारी चर्चा चल रही है ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिवेंशन टॉपिक पर। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर, और हम रीजंस जानना चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने बताया कि इतनी कन्वेंशंस होती रहती हैं और कंट्रीज और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो अपने एंड पर इतने एफर्ट्स भी कर रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम कम क्यों नहीं हो रही, बढ़ क्यों रही है? बिल्कुल, एक्चुअली
मैंने आपको छोटे मोटे अभी तो हम जो रोज़मर्रा के जीवन में जो हम काम कर रहे हैं और इसकी वजह से जो है ये होता है, लेकिन अगर आप इसे ग्लोबल टर्म में देखेंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि हमारा लैंड यूज़ पैटर्न जो है अब धीरे धीरे बदल रहा है। लैंड यूज पैटर्न से क्या मतलब है? हाँ, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारा टुडेज एग्रीकल्चर टेक्स अ 50% ऑफ द वर्ल्ड्स हैबिटेट लैंड वाइल 37% इज फॉरेस्ट। अब हमारा जो फॉरेस्ट है वो केवल 37% रह गया है। पहले जो ये पैटर्न है धीरे धीरे, अब सोचिए 37% ही फॉरेस्ट बचे हुए हैं। पहले ये कहाँ पर धीरे धीरे हम लोग अपनी फैक्ट्रियां बना रहे हैं, धीरे धीरे बिल्डिंग्स बना रहे हैं और धीरे धीरे जो भी फॉरेस्ट थे उनको काट कर अरेबल लैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लैंड यूज पैटर्न भी धीरे धीरे हम लोगों का बदलता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि जो ओशियंस वगैरह हैं इसके अंदर कैसे अब जो हम लोगों के घर का कचरा है, जो फैक्ट्रीज का कचरा है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह है, तो ये सब कहाँ जा रहा है? ये ओशियन में ही जा रहा है। तो और भी इसके अलावा जो ये पेड़ कटते हैं, पेड़ कटने का सबसे बड़ा अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे, अगर अभी आप रिसेंट की स्टडी भी उठाकर देखेंगे कि राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो डेजर्ट के जो एरियाज हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अगर पेड़ कटेंगे तो पेड़ का काम ये होता है कि वो जमीन को पकड़ कर रखता है, लेकिन जब पेड़ ही कट जाएंगे तो डेजर्ट धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाने चालू कर देंगे। तो डेजर्टिफिकेशन भी इस वजह से धीरे धीरे बढ़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो समुद्री तंत्र है और इसके अंदर जो हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका जो है वो अदा करता है। और इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट में जब ये समुद्रों में जब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, शायद आप अंडमान गए होंगे या गोवा गए होंगे, उसके आसपास अगर आप इन्वायरमेंट देखेंगे तो वहाँ कोरल रीफ्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ्स है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर आप देखेंगे धीरे धीरे वो भी खत्म होता जा रहा है। जो एक नेचुरल जो इन्वायरमेंट है और जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं और जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे अब जब वो खत्म होगा तो इश्यूज जो है हमारे लाइवलीहुड पर आएगा, हमारे हेल्थ पर आएगा। और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं और अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि कौन सा कंट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हम लोग जब यूनाइटेड नेशंस में जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि सब किस कंट्री की कितनी भूमिका है इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। इसमें जो सबसे बड़ी जो भूमिका निभाता है वो चाइना निभाता है। 29.4% जो है 2015 का डेटा है ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का, कि चाइना का 29%, लगभग 30% चाइना एमिट करता है। यूएसए 15%, 14.3% करता है एमिट, और रशिया जो है वो 4.9% करता है, जापान 3.5% करता है और इंडिया की भूमिका इसमें 6.8% है। अभी अगर आप हमारे देश में देखेंगे तो हम लोग अभी ग्लोबल सिटीज में ही कर रहे हैं केवल। चाइना में अगर आप देखेंगे तो उनका काफी व्यापक हो चुका है ये चीज, काफी उनके जो अरेबल लैंड्स हैं और यहाँ पर अब फैक्ट्रीज काफी 30% बहुत मैटर करता है। ये पूरे अगर आप मिलाकर देखेंगे तो अदर कंट्रीज जितनी भी हैं 1 2 3 4 5 कंट्रीज मिलकर भी जो है वो 30% नहीं बना पा रहा जितना चाइना अकेले कर रहा है। यूएसए और इंडिया, रशिया, जापान ये मिलकर भी उतना नहीं कर पा रहा और अकेले वो उतनी भूमिका निभा रहा है उसके अंदर। और इंडिया का अगर आप देखोगे तो अभी मेट्रो सिटीज जो हैं, मेट्रो सिटीज में इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया और आपका क्या, तो इस टाइप की जो सिटीज हैं अभी मेट्रो सिटीज है, वहां पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हम लोगों को जो है अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, मैं आपके सामने कुछ मैंने बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम उसे अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम फॉलो करें, हाँ जी, तो उसको हमें
कैसे वो फायदेमंद होगा। अगर आप इंडिया के, पहले तो मैं आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा कि इसकी वजह से कोस्टल एरियाज में क्या देखेंगे अगर आप, तो फ्लड की सिचुएशन बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब वाटर लेवल जो आइस है वो दो जगहों पर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब ओशियन जो मेल्ट होगा, जब जो आइस है जब वो मेल्ट होगा, धीरे धीरे हमारे ओशियन का लेवल जो है वो राइज होगा। जैसे मुंबई हो गया, कुछ सालों के बाद आप मुंबई को देखोगे ही नहीं, मुंबई खत्म हो चुका होगा, क्योंकि जब पानी का वाटर राइज होगा तो मुंबई खत्म हो जाएगा। तो यूरोपियन कंट्रीज तो अभी से वहां पर बड़े सारे कॉन्सेप्ट, पोल्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो समुद्र के किनारे के रीजन है वहां पर रेत और इस टाइप का कराकर उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि वो बच जाए। लेकिन अभी भी हमारे देश में कॉन्सेप्ट्स अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन सभी को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। मालदीव्स के लिए कहते हैं कि एक दिन मालदीव्स लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो सच्चाई है, ये खत्म हो जाएगा। हम लोग, अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोग ये बोलते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में राम सेतु जो था, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। तो सोचिए कि वाटर का लेवल, पहले तो ये है कि श्रीलंका ये पहले आपस में थोड़े जुड़े हुए थे, अब क्या है धीरे धीरे सारे कंटिनेंट अलग हो रहे हैं। पहले कंटिनेंट सारे एक साथ थे, चिपके हुए थे सारे, पैंगिया बोलते थे, पैंगिया कहते थे, आपको काफी इसके बारे में। तो अब धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो रहे हैं। तो जो श्रीलंका है उसके बीच में जो सेतु था वो धीरे धीरे अब उसे डाउन होता जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज जो हैं इस इतने बड़े गंभीर विषय को, और इतने जो कि ये देखा जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी समिट हो रहा है, जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ, पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, कि हमें इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग शायद अगर इन सब चीजों, छोटी मोटी चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लाभदायक होगा। जी, तो फॉलो करने की बात में हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसका बचाव कैसे किया जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज मैं आपको घर में ये बोलूंगा कि अपने घर में एलईडी, सीएफएल और एलईडी का इस्तेमाल करो। जी, हमारे जो कम्युनिटी में अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर हाई वोल्टेज के बल्ब लगे हुए होते हैं, हमें सीएफएल का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक भी आपका सेव करेगा। और घर में इतनी ज्यादा लाइट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शायद एक बल्ब भी है तो उससे भी यूज चल जाएगा। और अपने घर की जो खिड़कियां हैं वो खोल दीजिए, वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। सन की रेज में आप पढ़िए, आपकी आंखों के लिए भी फायदा होगा, आपके घर के अंदर नेचुरल एयर भी आएगी। सेकेंडली जो है कि आप जो है कम से कम गाड़ी ड्राइव करो, हो सके तो साइकिल से अपने ऑफिस आओ जाओ, और अगर आप गाड़ी से आ भी जा भी रहे हो तो कारपूल का इस्तेमाल करो। अभी इतनी सारी एप्स हैं कारपूल की, आप डाउनलोड करो, बस जो है आप उसे क्लिक करो, जो भी आसपास के लोग हैं वो आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ जाएंगे। लेकिन शायद मैं भी या आप भी, हम लोग ये एक प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, क्योंकि हमारे देश में ये उतना फैमिलियर नहीं आए ये एप्स के कॉन्सेप्ट। और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है, बिल्कुल हमें उन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी तरफ जाना चाहिए। और अगर गाड़ी का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आज के समय में सीएनजी गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, हमें उस तरफ जाना चाहिए। कि कोशिश ये करें, सरकार बहुत रिबेट भी दे रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। अब तो हमने देखा है कि कई एप्स है कि बाइसिकल्स रेंट पे ले सकते हैं दिल्ली के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में। बिल्कुल हम वहाँ बाइसिकल राइड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कनॉट प्लेस जाइए, वहां पर आपको बाइसिकल वगैरह सब कुछ मेट्रो स्टेशन पर बाइसिकल्स मिल जाती है रेंट पे, आप लीजिए, और वो आपके बॉडी के लिए भी अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है, और आप उसे एंजॉय भी करेंगे। और अपने ऑफिस, अगर आप आसपास ही आपका घर है, अपने ऑफिस भी जा रहे हैं तो आप साइकिल से ही जाइए। इसको लोग अपने ईगो या एटीट्यूड से ना जोड़कर देखें, और इसे ये सोचे कि अगर हम जा रहे हैं तो आपके फिजिकली भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और अपना जितनी भी घर के सामान है, जैसे बॉटल्स है प्लास्टिक की, जैसे अगर आप कंटेनर हैं प्लास्टिक के, इनको रीयूज करने की कोशिश करिए। आप पानी पीते हो और पानी पीकर उस बॉटल को फेंक देते हो, अगर आप उसका यूज करो, आप उसका गमले का इस्तेमाल कर सकते हो, उसे काट कर अपने घर में उसे गमले बनाओ,
दोनों तरफ के पोर्शंस का आप गमले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक पहले टाइम बहुत अच्छा था जब ब्रोंज या कांसे के बर्तन यूज किए जाते थे, वो बहुत अच्छे होते थे हेल्थ के लिए। और अगर अब वो महंगे हैं, हर कोई अब उन्हें उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट स्टील के बर्तन यूज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम लोग यूज करना नहीं चाहते हैं, यूज एंड थ्रो में ज्यादा बिलीव करने हम लग गए हैं, जिससे बहुत ज्यादा हमने तो अपने घर से बाहर फेंक दिया। पर हम देखते हैं कि दिल्ली में कितनी जगहों पे जहाँ पे ये गार्बेज डंप किया जाता है, कितने ऊंचे ऊंचे उसके पहाड़ बन गए हैं कि नई जगहें ढूंढनी पड़ रही हैं गार्बेज डंप करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें अपने घर में अगर हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं, फिर भी अगर हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, तो हमें सोच समझकर और काफ़ी दिमाग से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि एक प्लास्टिक की बोतल अगर हम फेंकेंगे तो ये हम फेंक नहीं रहे हैं इसको, हम अपने नेचर में इसको हम एक ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहाँ ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम इसका यूज़ अपने घर में गमले के तौर पर करें, उसमें आप सब्जियां उगाएं, मिर्ची के पौधे उगाएं, बैगन के पौधे उगाएं, टमाटर के पौधे उगाएं, बहुत आसान है, कहीं आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। धनिया उगाएं। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अपार्ट फ्रॉम डैट आप जो है अभी अगर आप नोटिस करेंगे, आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाइए। बिल्कुल। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट या नोएडा सरकार ने, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटीज की हुई है, अगर आपकी सोलर एक्सेस में है तो आप उसे बेच भी सकते हैं सरकार को। इसके बारे में भी लोगों को नहीं पता। आप अपने घर में सोलर पैनल लगाइए, पूरा घर आप सोलर पैनल से चलाइए, और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, वो बहुत कम पैसे में, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पैसा भी कमा सकते हो इसके अंदर। आपके 4 फ्लोर है, मेरा अभी 4 फ्लोर है, मैं उसके अंदर क्या करता हूं कि सोलर पैनल लगाया हुआ है, मेरे को उससे पैसे मेरे बचते हैं, मैं कमाता हूं पैसे। बिल्कुल। और Every penny saved is penny earned only। हम बिजली में पैसा लगाएं क्यों? हम भाई सोलर पैनल लगाएं, अपना पानी भी गर्म करें, अपने घर के सारे काम भी करें, और उससे आपकी अर्निंग भी हो रही है, सेविंग तो हो ही रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी अर्निंग भी हो रही है। उसके बाद जो है हम अपने घर के अंदर जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्रिज हो गया, 5 स्टार फ्रिज लीजिए आप, अपना गीजर जो है वो 5 स्टार लीजिए, और जो आपका टीवी है वो 5 स्टार लीजिए। हमें लगता है कि 5 स्टार लेंगे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन आपको नहीं पता इसके बहुत बड़े फर्क होते हैं। आप अपने घर में अगर एसी एल्यूमिनियम और कॉपर का ले रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा बिजली का कंजप्शन में बहुत फर्क पड़ता है। तो हमें ये सब चीजें सोच समझ के लेनी चाहिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पर लॉन्ग रन में बहुत फायदेमंद साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे कि खाना बनाने के लिए भी कभी आपने सोलर पैनल, सोलर जो है कुकर और इन सब का इस्तेमाल किया है? हम जो अपने गैस पर जो खाना बनाते हैं, मुझे ये स्टडीज आई हुई हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो गांव में अगर लोग इस्तेमाल सबसे ज्यादा, देखिए हमें लगता है कि शहर में ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन वास्तविक तौर पर मैं आज आपको एक बात बताता हूं, जो गेहूं के खेत होते हैं उससे भी मीथेन निकलता है, वो भी फायदेमंद है। लेकिन हम गेहूं को तो अब नहीं रोक सकते, लेकिन गांवों में जो चूल्हों का इस्तेमाल होता है, अभी भी हमारे देश में जो 70% जो आबादी है वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और वहां पर लकड़ी खूब जलाई जाती है। अगर हम लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल करें, वहां पर हम लोग भी सोलर कुकर का इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है। और जो पैकिंग के सामान है, जैसे कि आप बंद सामान लेकर आते हो, आजकल खाना भी पैकिंग में ही आ रहा है, आप अपने घर पर खुद नेचुरली मंगाइए, खुद खाइए। शायद वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी, हमें शायद थोड़ा समय लगेगा उसके अंदर, लेकिन आप खुद का बनाया हुआ खाना खुद खाएंगे और वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। बिल्कुल। अब आप बाहर से मंगा रहे हो, पता नहीं वो कैसा प्रोडक्ट है, प्लास्टिक में ही आ रहा है, और आपको ये नहीं पता कि प्लास्टिक में खाना कैंसर को बुलाने के बराबर होता है। और ये भी है कि जिसने उसे बनाया है उसे कितने हाइजीन तरीके से बनाया है उसको। हम हेल्दी फूड की बात करते हैं, पर खाना सिर्फ हेल्दी या न्यूट्रिशियस नहीं, सेफ भी होना चाहिए, और हमें नहीं पता कि वो खाना कितना सेफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अभी मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, हमको अपने घर के एनर्जी का भी ऑडिट कराना चाहिए। हम तो इनकम टैक्स जमा करते हैं, है ना? अभी आपके घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे। 3 कमरे हैं। आपने कभी ऑडिट कराया है अपने घर का? कभी भी नहीं, पहली बार ही कंसेप्ट ही सुन रही हूँ कि एनर्जी का भी ऑडिट होता है। जी। तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपके घर में एनर्जी का भी ऑडिट हो सकता है। बिल्कुल। आप बुलाइए, आपके ऐसे ऑडिटर्स भी हैं, एनर्जी के भी ऑडिटर्स होते हैं, आप उन एनर्जी के ऑडिटर्स को बुलाइए, अपने घर का ऑडिट कराइए, वो आपको बताएंगे कि कैसे नॉर्मल चीजों से आप अपनी एक तो
कैसे बिजली बचा सकते हो, कैसे एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, और कैसे आप छोटे मोटे ग्रीन प्लांट्स लगाओगे और वो आपके लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होंगे जी। और अपने घर में जब आप कभी घर से जाते होगे तो आपके घर में आपकी टीवी जो है ना, आप बटन तो रिमोट से बंद कर देते होगे, लेकिन आप उसको स्विच से बंद नहीं करते हो। आप फैन जो शायद चल रहा होता है, लाइटें जल रही होती है, ये दिल्ली जैसे शहर में एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन हमें अवेयर करने की ये जरूरत इसलिए नहीं है कि ये बिजली को बचाती है। हम ये सोचते हैं कि हमारी बिजली बच जाएगी तो हमें ये करना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति खुद ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा और हमें अपने इन्वायरमेंट के प्रति खुद ही समझदार बनना पड़ेगा और अपने आसपास की सोसाइटी को भी बताना पड़ेगा। ये कोई इसमें कोई बड़ा आप नहीं दिखा रहे हैं कि अगर आप लंबी गाड़ी में जा रहे हो, आपके घर में 5 गाड़ियां हैं, आपके घर में 5 एसी हैं, आपके घर में, हमें उस तरफ नहीं जाने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कैसे इन सामानों का कितना कम प्रयोग करें और कैसे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप छुट्टियों में क्या करते होगे बताइए, कैसे आप स्पेंड करते हो? छुट्टियों में हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं। आप ये कोशिश करिए और अपने रिलेटिव्स को बताइए कि हम एक प्लांट लगाएंगे। एक फेस्टिवल आप बनाइए, एक अपने डे टू डे लाइफ में सोचिए कि एक प्लांट बड़ा होता हुआ आप देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको। आप उसको रोज पानी दीजिए और आप अगर अपने आसपास के लोगों से हेल्प भी लोगे, सहयोग भी लोगे, तो वो उसके अंदर भी हेल्प करेंगे और सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं वो आपके लिए और एयर कंडीशन, आप अगर आपके घर में कितने एयर कंडीशंस हैं? एक। तो आप जब उस एक एयर कंडीशन को साफ कैसे करते हो? उसकी सर्विसिंग कराते हैं। सर्विसिंग कराते हो। अगर आप खुद भी चाहें तो महीना 2 महीने में कभी आता है, आप उसे देखिए कि उसके फिल्टर को साफ कैसे करती है। उस पर एक हल्की सी बस कार्बन जमी होती है, हमें पता नहीं होता, हम साल भर इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर पैसे भी हम लोग लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे, हम उसे नेचुरल वे में कि हम उसे साफ कर लें और उससे आपकी बिजली का कंजप्शन कितना कम होगा, ये एक बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद भी होगा जी। और अपने गाड़ी की सर्विस, हमें लगता है कि हम अपने गाड़ी की सर्विस बाद में करवाएंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने गाड़ी की सर्विस टाइमली करवा रहे हो, आप अपने गाड़ी के जो टायर्स हैं उनमें हवा चारों में हमेशा इक्वल होनी चाहिए। हम लोग जाते हैं गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए और हमारे श्रोतागण भी अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए जाते हैं, वो अपने टायर्स पर ध्यान नहीं देते हैं। टायर्स में जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर टायर में या तो हवा कम होगी या उसका अलाइनमेंट खराब होगा, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फ्यूल पर भी जो है पड़ेगा, वो पड़ता है। बिल्कुल, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है उसकी वजह से। तो ये छोटी चीजें हैं, अगर आप जा रहे हो भरवाने के लिए, आप उसको चारों देखिए और रेगुलरली 15 से 20 दिन में अपनी गाड़ी के अंदर आप अपनी हवा को भरवाइए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी का भी इसमें काफी यूज करना चाहिए, क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम लोग इस वक्त हैं वहां पर रेजिडेंशियल इलाके भी हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी हैं। तो हमने अक्सर देखा है, फिर मैंने सब चीजें सुनी है कि मीटिंग्स के लिए आप फ्लाई करने की बजाय आप लाइव कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कंट्री से दूसरी कंट्री या विद इन द कंट्री, तो इसमें भी आप काफी अपने पैसे बचा सकते हैं, कॉस्ट बचा सकते हैं। एंड क्योंकि एरोप्लेन की फ्लाइट से भी काफी ज्यादा पोल्यूशन ऐड होता है एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल। और आप इसके अलावा अगर हम अपने घर में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने घर में पानी का हम शावर चला देते हैं और शावर चल रहा है और हम उसके अंदर नहा रहे हैं। पानी अगर हम चाहें तो कम पानी में भी अपने घर का काम चला सकते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में अगर आप धोते हैं, आप सोचिए एक बार वॉशिंग मशीन चल रही है और वॉशिंग मशीन रेगुलरली चल रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वॉशिंग मशीन की बजाय अपने हाथों से ही कपड़े धो दीजिए, है ना। अपने उसको अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक, जो सभी के घरों में आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है, कपड़े भी उसी में सुखाने हैं, लेकिन कोशिश ये करिए उसे बाहर निकालिए और सूरज की रोशनी में आपके कपड़े भी जो है वो सही रहेंगे और आपका सूरज की रोशनी में भी वो सूख भी जाएगा। बिल्कुल। और जो आपने शुरुआती दौर में कहा था कि जो बर्गर, जो पिज्जा, जंक फूड, जो ये जंक फूड होते हैं, इसकी जगह पर आप नेचुरल चीजें खाइए, नेचुरल चीजों को प्रोत्साहित भी करिए। आप बाहर जा रहे हो तो ये नहीं कि आप बर्गर ही खाओगे, आप कोशिश करिए कि भाई जो है नेचुरल चीजें भी जो अवेलेबल हैं और जो आसानी से अवेलेबल हो रही हैं, हमें उन चीजों का भी जो है इस्तेमाल
करना चाहिए। आप अगर चलो आप गाड़ी का इस्तेमाल, 4 पहिए गाड़ी और आप अकेले हो, तो आप 4 लोग नहीं हैं आपके पास, तो आप स्कूटी का इस्तेमाल करिए। स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटीज भी आ गई हैं। बिल्कुल। और आप अपने किचन में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो एल्यूमिनियम फॉइल का ट्रेंड है आजकल, नोटिस किया होगा एल्यूमिनियम फॉइल, इसको फैशन के तौर पर भी जोड़कर देखा जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप एल्यूमिनियम की जगह पर एल्यूमिनियम फॉइल जो अपने टिफिन में लगाकर आते हो, आपको नहीं पता वो भी कहीं ना कहीं कैंसर को प्रोत्साहित करता है। ये भी एक अभी रिसेंट स्टडी आई है। आप उसकी जगह पर कपड़े का इस्तेमाल करिए। कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े धो भी सकते हैं, पैसे भी आपके बच रहे हैं और आपके लिए भी फायदेमंद है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। तो एक तरीके से देखेंगे तो सोचिए, एल्यूमिनियम फॉइल जो आप रोज लेकर आते हैं, आपको पता भी है वो आपके लिए हार्मफुल है, फिर भी आप एल्यूमिनियम फॉइल लेकर आ रहे हैं। अगर हम इस गतिविधि को बचाएंगे, ये हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा, पैसे भी बचाएगा और कहीं ना कहीं ये सब तरीके से हमें सेफ रखेगा जी। और इसके अलावा जो है मैंने आपको एनर्जी ऑडिट की बात कही जी, और इसके अलावा जो है आपने अर्थ डे का नाम सुना होगा। बिल्कुल। अर्थ डे का सेलिब्रेशन अपने घर में अपनी फैमिली के साथ करिए। अर्थ आवर मनाया जाता है, अर्थ आवर मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। तो आप दिवाली भी सेलिब्रेट करिए, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करिए, लेकिन हम सोचते नहीं है जिस दिन हमारा अर्थ डे होगा हम उस दिन एक पौधा लगाएंगे, हम तुलसी का पौधा बाहर डोनेट भी करेंगे। बिल्कुल। आपके घर में आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करिए। इस बार मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप बर्थडे सेलिब्रेट करिए और उसमें अपने घर में तुलसी गिफ्ट करिएगा, आप जो भी आएगा मेहमान। बिल्कुल। आजकल इस प्रकार के भी इवेंट सेलिब्रेट हो रहे हैं। बिल्कुल। सभी लोग जाएंगे और आपके घर पर जितने भी लोग आए हुए हैं, और आपको नहीं पता फ्री में भी तुलसी ऐसी मिलती हैं। आप गूगल पे सर्च मारिएगा, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तुलसी फ्री में देती हैं। आप उनसे लीजिए, जो भी आपके घर में मेहमान आ रहा है आप उसको तुलसी दीजिए। और ये मुझे लगता है कि छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छे आपने छोटे छोटे स्टेप्स बताए जो कि हम बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं और मेजर चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने एनवायरनमेंट में। लर्नर्स एंड लिसनर्स, आज हम बात कर रहे थे इस सेशन में ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिवेंशन पर, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट को, श्री सूरज कुमार मौर्य, जो है ट्रेनिंग ऑफिसर इन NIOS, जिन्होंने इतने सरल और आसान शब्दों में इतने अच्छे ढंग से हमें समझाया कि किस तरीके से हम अपने छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे हम रोक भी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। धन्यवाद।